जय हिंद। चलिए हम लोग बिहार स्पेशल के हिस्ट्री को देख रहे थे, इतिहास के बारे में देख रहे थे। बिहार में ऐसे क्या क्या इतिहास में घटित घटनाएं हुए जो हमारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ये जो क्लासेस है ये सभी सामान्य प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए है। चाहे आप बिहार पुलिस दे रहे हो, चाहे बिहार दरोगा दे रहे हो, चाहे बिहार में कोई भी स्टेट एग्ज़ाम है, चाहे बीपीएससी भी ले सकते हो, तो ये सभी के लिए आपका इम्पॉर्टेंट होगा जहाँ से सवाल आएंगे। और बाकी स्टेट एग्ज़ाम में बिहार से जो सवाल आता है तो आप इसको सही कर पाएंगे। तो हम लोग इतिहास के बारे में बात कर रहे थे। हमने कल देखा हुआ था कि हिस्ट्री का इंट्रोडक्शंस इतिहास को 3 खंड में बांटे हुए थे, प्री हिस्टोरिक पीरियड और प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड और हिस्टोरिक पीरियड, जिसको बोलते हैं प्राग ऐतिहासिक काल, आद ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। वही ऐतिहासिक काल के अंदर 3 भाग में बांटे हुए थे, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। और हम लोग देखे हुए थे कि प्राचीन में ही पाषाण काल को पढ़ते हैं। यही प्राचीन में प्राग ऐतिहासिक और आद ऐतिहासिक दोनों आ जाता है। तो आइए उसको समझने का प्रयास करते हैं। बिहार हिस्ट्री, बिहार का इतिहास ना, तो हम लोग देखेंगे एंशिएंट में ही देखेंगे। एंशिएंट हिस्ट्री में ही देखेंगे प्राचीन इतिहास। अच्छा, एक आध चीज जो बताइए, मैंने जो कल बताया था, कौन से काल में लोग लिखना जानते थे बट पढ़ना नहीं जानते थे? कौन सा? आद ऐतिहासिक, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। कौन से काल में लिखना भी नहीं जानते थे, पढ़ना भी नहीं जानते थे? कौन सा? प्री हिस्टोरिक पीरियड, मतलब प्रा ऐतिहासिक। किसमें लिखना पढ़ना दोनों जानते थे? ऐतिहासिक। इससे सवाल आते, कर लोगे, कोई दिक्कत? हेरोडोटस पहले व्यक्ति थे जो इतिहास के बारे में बताने का कार्य किए हुए थे, जिन्हें इतिहास का जनक भी कहा जाता है। आगे चलते। एंशिएंट हिस्ट्री, प्राचीन इतिहास। सबसे पहले हम लोग देखे थे इसमें पाषाण काल। क्या देखे थे जी? पाषाण काल। पाषाण का मतलब ही होता है पत्थर। पाषाण मतलब पत्थर। इसी को बोलते हैं इंग्लिश में जी स्टोन एज। क्या बोलते हैं इसको? स्टोन एज। यही स्टोन एज जो है, इसका जो काल था आप लोग को याद होगा, 25 लाख बीसी, मतलब ईसा पूर्व, बिफोर क्राइस्ट, ईसा मसीह के जन्म से पहले से लेकर 3000 बीसी तक, यही था। इसको हम लोग 3 भागों में देखे हुए थे, याद होगा तो। 3 भागों में देखे थे, ऐसा करके 3 भागों में बांटा जाए तो एक था पूरा पाषाण काल, एक पूरा पाषाण काल, और पूरा पाषाण काल को क्या बोलते हैं? पैलियोलिथिक स्टोन एज। लिखना है यहां पर, पूरा पाषाण काल, जिसको बोलते हैं पैलियोलिथिक स्टोन एज। याद होगा आप लोग को। दूसरा हम बात करें तो मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, जिसको बोलते हैं मेसोलिथिक स्टोन एज। तीसरा बात करें तो नव पाषाण काल। क्या बोलते हैं? नव पाषाण काल। नव पाषाण काल नियोलिथिक स्टोन
एज, कल मैंने ये चीज़ों पे जिक्र किया था। तो थोड़ा सा हम लोग इसके पीरियड की बात करें, इसकी काल की बात करें, कब से कब तक हुआ। तो पूरा पाषाण काल मैंने बताया था आपको 25 लाख, ये ना 25 लाख BC, ये ना जो है ना, ये पीरियड पूछता नहीं होता ना, पूछेगा तो डायरेक्ट एवरेज आएगा, एग्जैक्ट कभी नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखें। 25 लाख की जगह 20 लाख, 3000 की जगह भी 3200, 31, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। एग्जैक्ट नहीं मिलता है, ऑन एन एवरेज, औसतन आपको डेटा याद रखना है। 25 लाख BC से लेकर 1 लाख BC तक होगा, ऐसे याद करना है। दूसरा देखोगे 1 लाख BC से लेकर 10,000 BC तक, यह हो गया। अगला देखोगे 10,000 BC से लेकर 3,000 BC तक। ये चीज़ें हम लोग इस पे कल चर्चा किए थे। तो ये किसका बात हो रहा है? पाषाण काल। तो मैंने कल बताया था कि पहले जो मानव थे, आदि मानव जिसे बोला जाता था, ये एक खानाबदोश थे। क्या थे ये? पहले के जो मानव थे वो क्या थे? खानाबदोश। पहले के जो आदि मानव थे, जिसको क्या बोलते हैं जी? आदि मानव। तो पहले का जो आदि मानव थे वो कैसा थे? इतना तक लिख लिए तब समझने वाली चीजें ही चलेगी। लिख ली? हाँ। देखो, पहले के जो मानव थे वो कैसा थे? खानाबदोश। खानाबदोश का मतलब ही ये होता है कि अपने जीवन जीने का एक ही उद्देश्य है कि पेट भरना। अपने जीवन जीने का एक उद्देश्य क्या है? पेट भरना। पेट कैसे भरना है? तो पेट कैसे भरना है? तो पेट भरना, जीवन जीने के लिए क्या बोलेंगे? खानाबदोश का मतलब क्या है? अपना जीवन जीने का उद्देश्य जो है, उद्देश्य जो होगा क्या होगा? पेट भरना। और ये पेट भरना जानवरों के भांति। मतलब क्या ये है कि जानवरों को मारकर उसे खाकर अपना पेट भरना ही क्या कहलाता है? खानाबदोश। और उस समय के लोग जो होते उसको क्या बोलते हैं? आदि मानव। तो उस समय जो इस जानवरों को मारने का काम करते थे, उस समय जो औजार का इस्तेमाल होता था, जब ये जो जानवरों को मारा जाएगा, तो जो औजार होते थे, औजार इंस्ट्रूमेंट जो होंगे उन लोगों के, किसका होंगे जी? पत्थरों का। किसका होगा? पत्थरों का। और उस समय पत्थरों का ही यूज होता था, इसलिए हम लोग इस काल को ही क्या बोलते हैं? पाषाण काल। क्या बोलते हैं इसको? पाषाण काल। धीरे धीरे लोग आगे क्या होंगे? डेवलप होंगे। धीरे धीरे लोग अपना क्या करेंगे? काल को बदलेंगे, कल्चर को चेंज करेंगे। जब चीजें नई नई आएगी तो पत्थर से धातु पे जब तांबा और टीन हो जाएगा, तब अब क्या औजार बनेगा? तांबा और टीन का। मैंने कल बताया था आप लोगों को कि जब ये आदि मानव होते थे तो ये लोग जब शिकार करने जाते थे, क्या करने जाते थे? शिकार की ओर जाते थे। तो ये पहले एक एक करके अलग अलग ऐसे बटे हुए थे। फिर इनके मन में डर आया। जब डर हुआ तो वो क्या बना रहे? एकता यानी झुंड। एकता यानी जब वो झुंड बना के जा रहे हैं तो यहाँ से पता चल रहा है कि वो इकट्ठा भी होना स्टार्ट हुए। मतलब ऐसे अकेले लोग जा रहा था तो डर लग रहा था कि शिकार हमले ना कर दे, ऐसा हो सकता है। तो वो लोग क्या करने लगे? लोग झुंड बना के जाने लगा। जब झुंड बना के जाने लगे, शिकार करने लगे, तो शिकार करने के बाद वो लोग देखने लगे जंगलों में कुछ फ्रूट्स मिले, खाने लायक फल। उसको खाया लोग। खाने के बाद जब खाया तो देखा कि नहीं, यहाँ पर आज तो मैंने खाया, कुछ ज़्यादा है तो उसको रखा जाए। अब सोच रहा है कि नहीं, कुछ समय के बाद खा लिया जाए। तो काफ़ी लोग थे, उसमें छिपाना भी है। तो छिपाने के लिए क्या यूज कर रहे हैं? क्या यूज कर रहा है? जो जमीन है, जो धरती है, उसके नीचे छिपा दिया। तो कई बार छिपाने के दौरान वो लोग क्या कर जा रहा है? भूल जा रहा है कि हमने यहाँ छिपाया था, वहाँ छिपाया था। और कई महीनों के बाद वहाँ से क्या उपज रहा है?
पौधा, क्या ले रहा है, पेड़, समझ में आ रहा है। तब उन लोगों को लगा कि ये तो फिर यहाँ पर ऐसा फ्रूट्स, तो लोगों को याद आ रहा है कि नहीं यहाँ पर तो कुछ ना कुछ हम लोग गाड़े थे। तब उनको ध्यान में आया कि इसको मिट्टी में गाड़ने से उपज हो रहा है, यहाँ से पौधा बढ़ रहा है, तो कह रहा क्यों नहीं गाड़ा जाए। तब यहाँ से ये लोग खेती की तरफ बढ़ रहा है। पहले तो वो खेती कहाँ से है, फल लिया, गाड़ा, उसके बाद देखा यहाँ से क्या हुआ, पौधा बना, तो यहाँ से खेती का धीरे धीरे समझ में आ रहा है। अब सोच रहा है कि हम लोग ऐसे जगह चला जाए जहाँ पर हम लोग को पानी का बंदोबस्त हो जाए, वहाँ पर हम लोग खेती करके मतलब फल को उपजा को खाएंगे भी, और जब जानवर को मारना होगा तो जंगल की ओर बढ़ जाएंगे। तब धीरे धीरे नदी के किनारे की ओर बसने के प्रयास किए लोग। किसके प्रयास कर रहा है, नदी। रीजन, जब नदी के किनारे रहेंगे तो पानी का दिक्कतें नहीं होगा। दूसरा, हम जो फल को देख रहे, गाड़ के पौधा बना रहे, उस फल को भी क्या किया जाए, वहीं पर एक पौधा बनाया जाए जो हम लोग को फ्रूट्स दे। तीसरा, वहां पर अपना घर भी बनाने लगा। जब वहां एक बार ठहरेगा ना तो झोपड़ी टाइप का, ऐसे निवास टाइप का लोग बनाएगा। तो यहाँ से 3 चीजें स्टार्ट हुआ, एक खेती का शुरुआती दौर, दूसरा निवास, और धीरे धीरे अपने अंदर कुछ नियम और रेगुलेशन, कब हो रहा है सोना है, कब जागना है, कब खाना है, कब शिकार के लिए। पहले ऐसा कुछ भी नहीं था, मन किया शिकार करने चला गया, मन किया सो गया, मन करा कुछ भी, पहले कुछ नहीं। लेकिन जब धीरे धीरे चीजें बढ़ी, तब जाके क्या कर रहा है, खेती भी देख रहा है, निवास भी देख रहा है, और कुछ अपने अंदर रूल रेगुलेशंस भी ला रहा है। इसके दौरान काफी ये पत्थरों का ही औजार बनाते थे, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया, बात समझ में। लेकिन धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो पूरा पाषाण काल, पूरा का मतलब पुराना, पूरा का मतलब पुराना, तो सबसे पुराना था, तो इसमें पाषाण काल का यूज कर रहा है, पत्थरों का औजार बना रहा है। तो यहाँ पर बिहार में देखोगे तो ये पूरा पाषाण काल का जो साक्ष्य मिलता है, पत्थरों का जो औजार मिलता है, ये देखने को गया जी से मिलता है। ये क्वेश्चन बनता है, सीधा क्वेश्चन क्या बनेगा, पूरा पाषाण काल के दौरान बिहार में जो साक्ष्य मिला, कहाँ से मिला, गया जी। गया जी में एक पहाड़ी बताया गया है आप लोगों को, जेठियन पहाड़ी, याद आ रहा है। तो जेठियन पहाड़ी से पैलियोलिथिक स्टोन एज के साक्ष्य मिले हैं। क्या मिले हैं, साक्ष्य। साक्ष्य में क्या मिले होंगे, औजार। कैसे पता चला कि नहीं ये पूरा पाषाण काल का है, कार्बन डेटिंग का यूज करके। किसका, कार्बन डेटिंग का इस्तेमाल करके इसका पता चला कि नहीं ये क्या है, पूरा पाषाण, मतलब इतने साल पुराना है, तो ये पूरा पाषाण काल होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो आपको गया जी से देखने को मिल रहा है, मुंगेर से देखने को मिला, भीम बांध आप लोगों को बताया गया था, भीम बांध नहीं, भीम बांध नहीं बताए थे, भीम बांध है जो कि मुंगेर में, वहां से भी साक्ष्य मिला। नालंदा, नालंदा जो जिला है वहां से भी यहाँ पर साक्ष्य देखने को मिला। और इसके दौरान पूरा पाषाण काल में पूरा पत्थरों का ही औजार बनाते थे। कुछ खास करके औजार, जैसे एनसीईआरटी में नाम खोजेगा तो मिलेगा कुल्हाड़ी, कुल्हाड़ी नाम सुने हो, कुल्हाड़ी, खुरपी, वो आलू वगैरह वाला जैसा होता है वैसे, मतलब नोकीला नोकीला बनाया है, चाकू टाइप का नाइफ बनाया, 2-3 ऐसे आपको ध्यान में रखना है। तब आगे की ओर बढ़ेगा कहाँ, धीरे धीरे आगे बढ़ा मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल में जो औजार पत्थरों का बन रहा था उसको और थोड़ा मॉडर्न बनाएगा, कुछ अलग डिजाइन का बनाएगा, जो बड़ा बड़ा हो रहा था उसको छोटा बनाएगा, ले जाने में जो भारी भरकम था उसको आसान बनाएगा। समय बीतता जाएगा तो लोग बदलाव करते हैं, जैसे आप लोग अपने समय के साथ अपने आप को ढालते हैं ना, कि समय बीत रहा है, अपने आप को अपडेट करना है, ऐसे ही ये लोग भी समय के साथ अपने आप को क्या कर रहा है, बदलाव। तो जो औजार है उसको भी क्या कर रहा है, बदलाव। अब क्या कर रहा है, मध्य पाषाण काल, औजार को छोटा रूप ले लिया। एक बार बताया जाता है कि पूरा पाषाण काल के दौरान ही जब आपको भारत की हिस्ट्री पढ़ोगे तो सबसे पहले आग का भी खोज हुआ। किसका खोज हो रहा है, आग का। लोग आग का भी मतलब यहाँ पर आविष्कार कर लिया। फिर आगे बढ़ा, मध्य पाषाण काल में ये बताया जाता है इसमें जो है औजारों को छोटे रूप में परिवर्तित कर दिया। क्या कर दिया है, छोटा रूप बनाया है। तब इसके अंदर सबसे ज्यादा जो साक्ष्य मिलता है, बिहार की बात करें तो मुंगेर, क्या मिलेगा, मुंगेर में मध्य पाषाण काल का सबसे अधिक पत्थरों का औजार देखने को मिलता है। तो क्वेश्चन पूछेगा, मध्य पाषाण काल के दौरान बिहार में साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ, मुंगेर। कहां से हुआ है, मुंगेर। अब धीरे धीरे कहां बढ़ेगा, नव पाषाण काल। नव पाषाण काल की यार आओगे तो इसमें आपको देखना मिलेगा, जो मैं लिखवाऊंगा अभी, ये सब चीज़ों को मैं लिखवाने वाला हूँ, बस इतना लिख लिए, इसको समझना, ध्यान से सुनने वाली चीज़ है, क्योंकि पूरा कॉन्सेप्चुअल है, जो डेटा है मैं लिखवा दूंगा।
नवपाषाण काल धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ेगा। जब आगे बढ़ा तब यहाँ पर कह रहा है कि नहीं, जो इंसान आदि मानव था उसकी मृत्यु भी हो रही थी, मर भी रहा था। जो पत्थरों का औजार बना रहा था, पत्थरों के साथ साथ अब जो हड्डियां हैं, उनके बोन है, उस अस्थियों का भी औजार बनाने लगा। कौन से काल से? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही बनेगा। तो पूछेगा कौन से पाषाण काल के दौरान पत्थरों के साथ साथ हड्डियों का भी औजार देखने को मिला। तो कहां से? नवपाषाण। तो पत्थर का तो बन ही रहा था, अब देखना हड्डी भी बड़ा मजबूत होता है, उसको भी क्या हो रहा है, काट काट के क्या बना रहा है, औजार बना रहा है, जिससे शिकार कर पाए। तो नवपाषाण काल से पत्थरों के साथ साथ किसका, हड्डियों का भी औजार देखने को मिल रहा है। नवपाषाण काल में काफी जगह से बिहार में क्या मिला है, साक्ष्य मिला है। जैसे सारण के चिरांद में बात करें, सारण का एक जगह है, सारण जिला है, उसमें एक जगह चिरांद, वहां पर हड्डियों का औजार देखने को मिला है। ये सब चीजें साक्ष्य मिला है लोगों को, समझ में। अभी फिलहाल में खुदाई किया तो जम्मू कश्मीर में कहीं देखने को मिल रहा है, समझ में आ रहा है। तो जब लेटेस्ट में ऐसे साइंटिस्ट हो जाते हैं जो खुदाई करते हैं तो ऐसे चीजें मिलते रहते हैं। तो नेक्स्ट जब एनसीईआरटी अपडेट होता है तो ये सभी सूचनाओं को डाल दिया जाता है। बात समझ में आ रहा है। इसी तरह तो चीजें चलती रहती है। तो नवपाषाण काल में कहाँ देखेंगे, सारण के चिरांद में देखने को मिला है। वैशाली के चेचर में, वैशाली एक जिला है, उसके जगह में एक मतलब जगह है ऐसे चेचर, वहाँ मिला है। गया जी या फिर हम कह सकते हैं रोहतास के एक जगह है जिसका नाम है सेनुहार करके, रोहतास के सेनुहार में मिला। गया जी के ताराडीह में मिला है। झारखंड के एक हजारीबाग नाम सुने होंगे आप लोग, याद आ रहा होगा हजारीबाग, वहां से देखने को ये सभी चीजें मिला। जब ये चीजें खत्म होगी धीरे धीरे क्या होगा, कुछ धातुओं की खोज होगी, टीन कांसा आएगा। औजार अब किसका बनेगा, टीन का, कांसा का। जो खेती होता था उतना बेहतरीन नहीं हो पा रहा होगा पत्थरों के दौरान। अब जो खेती का इंस्ट्रूमेंट, जो हल बनाया जा रहा होगा, अब लोहा का, टीन का, तांबा का बनाएगा। खेती में भी बढ़ोतरा करेगा लोग, आगे और घर बनाएगा बेहतरीन। तब एक सभ्यता में घुसेगा। किस में जाएगा, जब अपनी चीजों को अपडेट करेगा, चीजों में एक एकता लाएगा, एक नियम लाएगा, तो किसमें आ गया, सभ्यता। और वो सबसे पहली सभ्यता जो थी हम लोगों की, सभ्यता जो था कौन सा था, सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता। अब ये सिंधु घाटी सभ्यता होगा, जबकि हम आपको बताया था 2500 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व तक चलेगा। सिंधु घाटी सभ्यता अपना चला, इसमें बहुत अच्छी खेती हो रही थी। तो खेती होने का मतलब ये है कि अपना जो अनाज हो रहा है उसको रखना भी है। अन्नागार बनाया, नहाने के लिए स्विमिंग पूल बनाया, जिसको बताया है स्नानागार। यहाँ पर लोग पूजा वगैरह भी स्टार्ट किया, कांसे की मूर्तियाँ, ऐसे चीजें बनाया। जो भगवान शिव जी का उसी समय से मूर्तियां का पूजा देखने को मिलता है। ऐसे नहीं कि भगवान शिव जी का आज से ये हो रहा है, सिंधु घाटी के समय से, उस समय से ही मतलब उसका पूजा देखने का साक्ष्य मिला है। कांसे की मूर्तियां थी तो पूजा वहां पर किया। उसके बाद जब धार्मिक आर्य लोग, मध्य एशिया से कौन आ रहा था, आर्य लोग, वो आर्य आए। और वो आर्य आने का जो काम था उनका, उनकी भाषा संस्कृत था। जो आर्य आए उनकी भाषा क्या थी। जब वो लोग आए भारत में तो धीरे धीरे संस्कृत को आगे बढ़ाए। और आते आते संस्कृत किसका भाषा है, तो भगवानों का भाषा संस्कृत है। किसका, भगवान का भाषा क्या है, संस्कृत। तो लोग आर्य आए और आर्य आने के बाद पूरा संस्कृत को फैलाए, उत्तर भारत, दक्षिण भारत पूरा फैलाए। इसके बाद ये वैदिक काल स्टार्ट हो जाएगा। जितने भी आर्य लोग आए, जितने भी यहाँ पर ये चीजें लिखवाया गया है, मतलब वैदिक काल में जो वेद आया है संस्कृत में, क्या आया है, वेद वगैरह आया है, ये सभी आर्यों के द्वारा संस्कृत भाषा में लिखा गया, संस्कृत भाषा में लिखा गया है, संस्कृत भाषा में लिखा गया है। वैदिक काल जाएगा तो वैदिक काल के बाद धीरे धीरे क्या होगा, देखो अब यहाँ पर समझ रहे, इतना तो हो ही गया आप लोगों का, मैं भी लिखवाऊंगा। इसके बाद होगा क्या, ये जैसे प्राचीन चल रहा है तो एक डेट आता है बाबू 712 ईस्वी। कितना है, कौन सा डेट आएगा, थोड़ा थोड़ा समझना। जैसे प्राचीन ऐसे चला, प्राचीन चला, एंशिएंट चला, एंशिएंट चला, एंशिएंट के बाद 712 एडी, 712 ईस्वी में होता क्या है, एक व्यक्ति है जिनका नाम है
मोहम्मद बिन कासिम। अम्मन कितने वर्ष का? 18 वर्ष का। देखो 18 वर्ष का, हमारे जैसे लोग 18 वर्ष का है। 712 ईस्वी में आया। कहाँ से आया है? ये कई बार क्वेश्चन पूछेगा। अरब से, अरब देश से। अरब देश समझते हो? इतिहास में दो ज़्यादा नाम मिलेगा सुनने को, एक तुर्क आक्रमणकारी, एक अरब आक्रमणकारी। देखिए लोकेशन समझना, ये कुछ भारत है ऐसा, तो भारत के इधर जाओगे तो अफगानिस्तान, ईरान, तजाकिस्तान और ऊपर मिलेगा कजाकिस्तान, ऐसे कुछ चीज़ें मिलते हैं आप लोग को। ईरान। तो इधर वाला जो अफगानिस्तान, ईरान, इराक, ये सभी चीज़ें हैं, इसको बोलते हैं तुर्की देश। कौन सा देश? ऐसे तुर्की आज वर्तमान में एक देश ही है, बट इतने वाले जो पहले यहाँ पर जो मुस्लिम आक्रमणकारी होते थे या मुस्लिम लोग होते थे, उसको बोलते हैं तुर्क आक्रमणकारी। इसके आगे जाओगे तो यहाँ पर जो मिलेगा सऊदी अरब, यहाँ पर सऊदी अरब के बाद आपको देखने को मिलेगा दुबई वगैरह जो मिलता है। यहाँ पर जो भी कंट्री है इधर इधर फैला हुआ है, इसको बोलते हैं अरब देश। क्या बोलते हैं? और यही अरब देश से आया था कौन? मोहम्मद बिन कासिम। कौन आ रहा है? मोहम्मद बिन अरब आक्रमणकारी। कैसा आक्रमणकारी है? अरब आक्रमणकारी। कैसा है? अरब आक्रमणकारी। अब समझना यहाँ से हुआ क्या। जब मोहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी में 18 साल की उम्र में भारत पे क्या किया है? आक्रमण किया है। किस लिए किया है? किस लिए किया है जी? आक्रमण करने का मेन कारण क्या है? धन को लूटना। धन को लूटना। धन को लूटने के साथ साथ, ये धन को लूटने के साथ साथ इसको इरेज किया जाए, ये समझ में आया? दो ही तरह के नाम आएंगे, एक अरब आक्रमणकारी, एक तुर्क आक्रमणकारी। अरब आक्रमणकारी वो जो अरब देश से आ रहे हैं, तुर्क आक्रमणकारी वो जो तुर्क देश से आ रहे हैं। तो ये मोहम्मद बिन कासिम कैसे थे? अरब आक्रमणकारी थे। तो धन का लूटपाट करने आया, लूटने आया। दूसरा, इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करने आया। दो बड़े कारण हैं। इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करने आया। तो मोहम्मद बिन कासिम कब आया भारत में? 712 ईस्वी में आया। कहाँ से आया? अरब आक्रमणकारी आया था, जो कि अरब देश से आया। क्या उद्देश्य था इसका? क्या उद्देश्य था? धन को लूटना और इस्लाम धर्म को प्रचार प्रसार करना। और आपके भारत में सबसे पहला आक्रमणकारी कौन था? क्लियर? 18 साल का बच्चा आया और यहाँ पर धन को लूटा और लूट के लेके चला गया। पहला व्यक्ति। ये इतिहास की बात है, क्योंकि उस समय हमारे इतिहास में आप देखना, जब जब भारत नीति की ओर झुका, इसका मतलब उनके पास क्या नहीं थी? क्या नहीं थी उनके पास? यूनिटी। आज भी नहीं है। आज भले ही बढ़ चढ़ के वो चीज़ें दिखाया जा रहा है, दिख के तो बहुत अच्छा हम लोग को भी लगता है कि आज जंतर मंतर में आप देखना कि हर धर्म के लोग, हर मतलब जाति के लोग वहाँ बिना जात वात देखे हुए सबका एक दूसरे का सपोर्ट मदद कर रहा है, वहाँ पर एकता में हुए। ये सबसे बड़ी चीज़ है। जब ये हो जाएगा, किसी भी चीज़ को झुका सकते हो। आप अकेले कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो एकता नहीं थी। अपने इतिहास में देखो जाओगे कि भारत में एकता नहीं थी। अब पहले भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। काफ़ी धन को लूटा गया, यहाँ से लेके गए विदेशों में। समझ में आ रहा है? तो देखो, तो कौन है? मोहम्मद बिन कासिम। लूटा, लूट के लेके चला गया। ये पहले व्यक्ति बने। कैसे व्यक्ति बने? पहले। दूसरा एक व्यक्ति आएगा, महमूद गजनवी। क्या नाम आएगा? नाम सुने हो आप लोग? दूसरा एक मुस्लिम आक्रमणकारी आएगा जिसका नाम है महमूद गजनवी। ये कब है? लगभग 1000 एडी से लेके 1027 एडी तक भारत पे आक्रमण करते रहे। ये कैसा आक्रमणकारी? ये अफगानिस्तान। गजनवी एक राज्य है अफगानिस्तान का, गजनी करके नाम है। क्या नाम है? गजनी, गजनवी करके। तो ये कहाँ कैसे आक्रमणकारी होंगे?
तुर्क कैसे आक्रमणकारी होंगे जी? तुर्क आक्रमणकारी हो जाएंगे। तो देखो महमूद गजनवी ये दूसरे ऐसे आक्रमणकारी हैं जो भारत पे आक्रमण किए। पहला कौन? सबसे पहला कौन? मोहम्मद बिन कासिम। दूसरा कौन? कब से कब तक? 1000 AD से लेकर कुल कितने बार? तो 17 बार आक्रमण किए हैं। कितने बार? 17 बार आक्रमण किया। कितने बार किया है? 17 बार। ये आपको याद होगा जब हम बता रहे होंगे गुजरात को, तो एक मंदिर बताए थे सोमनाथ, याद आ रहा है? और इसका नाम जिक्र किए होंगे, लिखवाए होंगे, थोड़ा बहुत याद होगा तो शायद आप लोग भूल गए हैं। देखिए 1025वां ईस्वी में 1025वां ईस्वी में ये इसका 16वां आक्रमण था। कौन सा आक्रमण था जी? 16 नंबर का आक्रमण था। और इसी समय गुजरात के सोमनाथ मंदिर, पूरा सोना का था, उसमें सोमनाथ मंदिर को लूटा। सोमनाथ मंदिर को क्या किया है? सोमनाथ मंदिर को लूटा। कहां पर है ये? गुजरात। कहां पर है जी? गुजरात में। तो यहां पर देखिएगा, तो महमूद गजनवी का सबसे बड़ा जो आक्रमण, सबसे बड़ा जो लूट था वो कब था? 1025। कौन सा आक्रमण? कुल कितने बार? 16वां आक्रमण में सोमनाथ मंदिर को लूटा और 1 लाख दिनार सिक्का, ऐसा समझ सकते हैं 1 लाख दिनार का मतलब 1 लाख सोना का सिक्का लूट के लेके गया। ऐसा सोना का एक सिक्का करोड़ों नहीं कह सकते, हाँ लगभग लाखों में कीमती होगा ही होगा। अब 10 ग्राम खरीदने जाओ तो लाख पहुंच जाता है, 1 भरी बोलते हैं उसको। खरी हो कि नहीं? कभी गई हो सोने की दुकान पे? नहीं तो जाना तो पता करना, उसमें 10 ग्राम को 1 भरी कहता है। और 1 भरी के लिए कैसे चल रहा? लगभग 1,20,30,000 चल रहा है। तो एगो सिक्का लमसम को लगता है पहले का जो सिक्का होगा 200-300 ग्राम का होगा। अब जोड़ लो उससे कितना हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो 1 लाख दिनार ऐसा सिक्का यहाँ से लूटा और लेके चला गया। पूरा घोड़ा पे आया था, घोड़सवार। पहले के लोग ऐसे ही होंगे। पहले के जो लोग शिकार करते थे, या फिर कह सकते हैं कि जो लूटपाट करते थे, उनके पास एक जो वाहन के रूप में जो थे वो क्या था? घोड़ा, हाथी। घोड़ा और हाथी करके औजार बना के लेके चलते थे, अपने सेना के साथ आया और कितना 1 लाख दिनार को लूटा और लूट के ले गया। जब लूट के ले जा रहा था ना घोड़ों के साथ में, तो वहाँ पर एक पंजाब, गुजरात पंजाब पड़ता है, उधर से जा रहा था रास्ता से, पंजाब वगैरह से। तो पंजाब में एक जाट करके एक जनजाति, जाटो, शायद लिखवाएं कि नहीं लिखवाएं, सुनो। तो जाटो ने क्या किया है, अंतिम इसके घोड़ा जैसे आगे चल रहा है महमूद गजनवी, इसके आगे वाला घोड़ा निकल गया, पिछला वाला एक घोड़ा को जाटों ने लूट लिया था। जाटों ने क्या कर लिया? लूट, मतलब अब घोड़ा पे है तो घोड़ा पे थोड़ा सब पे लेके जा रहा था। तो जो भी था लास्ट वाले को लूटा, क्योंकि आगे वाले को पता ना चले, नहीं तो हमको मार देगा। तो जाटों ने मिलके अंतिम घोड़ा को क्या कर लिया है? लूट लिया। और जब गजनवी पहुंचता है अफगानिस्तान, गजनवी में, तो काउंटिंग कर रहा था घोड़ा को, क्या मेरा टोटल घोड़ा है कि नहीं। उसमें देख रहा है कि कम है, और फिर उसको डाउट हो रहा है कि हमको वहाँ पंजाब में जाट लोग दिखे हुए थे, वही लोग क्या किए होंगे? लूटे होंगे। तो फिर से वहाँ पर आता है 1027 में। कब आता है? और यही 1027 ईस्वी में इसका 17वां आक्रमण था। ये नहीं करता, ये 16वां आक्रमण करके शांत था, उतना लूट लिया तब क्या चाहिए। लेकिन 1027 में किसके लिए आया? उस जाटों के लिए बदला लेने के लिए आया। क्यों? कैसे लूट लिया? हम लूटे दूसरे देश से, तू हमसे लूट ले, मतलब हम चोर, तू हमारे से बड़ा चोर कैसे हो सकता है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो आया, और जब जाटों को पता चला कि भाई वो आ रहा है महमूद गजनवी, तो जाट पता है दूसरे रास्ता से भाग गया अफगानिस्तान। रीजन वो कह रहा है कि हम अफगानिस्तान छोड़ के कहीं भी भागेंगे तो उनको खोज। तो उस 2-3 रास्ता है वहां पर जाने के लिए। वो पहला जिस रास्ता से आ रहा है, देखो जैसे ये अफगानिस्तान है, इस रास्ते से आ रहा है कौन? महमूद गजनवी। और इधर से जाट पहुंच गया यहाँ पर। तो जब तक यहाँ पहुंच रहा है वो, तब तक ये पहुंच गया समझ में, बचने के लिए। फिर उसको पता चला कि अफगानिस्तान में भागल है, तो फिर ये क्या कर रहा है? कुछ सेना यहाँ से भेजा और कुछ सेना, तो बीच में फिर पकड़ा गया। बड़ा मार मारा इसको, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 2-3 बार दौड़ाया था इधर उधर करके, उसके बाद बहुत मार मारा,
और उसका अपना चीजें को लिया। तो जाटों के द्वारा, मतलब जाटों के लिए महमूद गजनवी ने अपना 17वां आक्रमण 1027 ईस्वी में किया। नहीं करता, करने का मेन कारण यही है कि उसकी सोना को लूट लिया गया था। तो ये कुछ दूसरे आक्रमणकारी, बड़े आक्रमणकारी में बात करें जो क्वेश्चन आते हैं। तीसरी की बात की जाए तो एक मोहम्मद गौरी का नाम सुने होंगे आप लोग, नाम सुने हो? ये भी अफगानिस्तान से, गौर एक राज्य है अफगानिस्तान में। आप लोग आगे जाके धीरे धीरे चीजों को समझोगे। तो एक नाम है मोहम्मद गौरी, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। मैं ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि किस तरह से प्राचीन से मध्यकालीन आया। मैं इस बताने को प्रयास कर रहा हूँ कि मध्यकालीन से किस तरह आधुनिक आया, क्योंकि जब तक माइंड में ये चीज़ों का स्ट्रक्चर नहीं बनेगा तो बस एक तरह का ये लगेगा कि आप लोग रट रहे हो। तो देखो धीरे धीरे मुस्लिम आ रहे थे, आप देख पा रहे, दो देखे, धीरे धीरे कौन आ रहा है? मुस्लिम आ रहा है। तो जब मुस्लिम यहाँ आएंगे तो क्या अपने कल्चर को तो थोपेंगे, अरे अपनी संस्कृति को तो लाएंगे, और वही संस्कृति आएगा और वही चीजें धीरे धीरे चेंज होगी, रहन सहन बोल चाल चेंज होगा, तो एक युग चेंज होता है, एक ईरा चेंज होता है, और यही प्राचीन से फिर क्या आ जाएगा? मध्यकालीन। अच्छा अभी देखो ना कि और कौन कौन आ रहा है। अगला देखो कौन आएगा? मोहम्मद गौरी। कौन आएगा? ये भी कैसा आक्रमणकारी होगा बताओ? तुर्क आक्रमणकारी, तुर्क आक्रमणकारी। तो भाई ये सबसे पहले आता है, हालांकि कई सारा ऐसा डेट मिलता है, आप एक डेट याद रखना, 1175 एडी। एडी मतलब ईस्वी चल रहा है। मोहम्मद गौरी 1175। मोहम्मद गौरी कब आया? 1150। सबसे पहले जो आ रहा है गुजरात में, कहाँ आएगा जी? ये भी कहाँ आया? गुजरात। देखिए इस सभी आक्रमणकारी का दो ही उद्देश्य थे। कितने उद्देश्य? दो। पहला उद्देश्य धन को लूटपाट करना, दूसरा उद्देश्य इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना। यही दो उद्देश्य से ऐसे आक्रमणकारी भारत में आ रहे थे। तो मोहम्मद गौरी कहां पहुंचा? उस समय गुजरात में एक राजा था जिनका नाम है भीम द्वितीय। क्या नाम है? आगे पढ़ोगे, भीम द्वितीय। इसको बड़ा मार मारा हुआ था मोहम्मद गौरी को। भीम द्वितीय एक युग से मतलब शासक थे। मोहम्मद गौरी आया, लूटपाट करने के लिए आया था। उस समय वहां का राजा कौन? भीम द्वितीय। और यही भीम द्वितीय के द्वारा और मोहम्मद गौरी के द्वारा लड़ाई हुआ, और भीम द्वितीय मोहम्मद गौरी को बहुत मार मारा, जिसके कारण ये भागना पड़ा था कहाँ? अफगानिस्तान। ये दोबारा फिर से आया था, 1178 के करीब, 1178 उस समय भी पिटा के ही गया था। हालांकि 1175 में नहीं पिटाया था, 1178 में भीम द्वितीय मारा था। यहाँ पर देखिए इसमें ना कह के ये 1175 में आया तो नॉर्मल आया, ऐसे ध्यान रखना है इतिहास में कि मोहम्मद गौरी 1175 में नॉर्मल आया था, कुछ हुआ नहीं, लूटपाट लेके गया और तो मन बढ़ गया। तो फिर कब आ रहा है? 1100 मन बढ़ा तो कब है? 1178 एडी। और इस समय किसकी मुलाकात होती है? किससे? इसका भीम द्वितीय। भीम और भीम द्वितीय इसको बहुत मार मारता है और ये भागता है कहाँ? अफगानिस्तान की ओर। तब जाके फिर से एक कुछ समय के बाद, कुछ सालों के बाद अपनी सेना को तैयार करता है दोबारा से और कहता है फिर से भारत पे आक्रमण किया जाएगा। और वो बात कब की हो रही है? अब बात हो रही है 1191 की बात हो रही है एडी। यही मोहम्मद गौरी अपनी सेना को पिटाने के बाद 1178 में अपने सेना को तैयार किया, अपने आप को और मजबूत बनाया और फिर से दोबारा भारत के आक्रमण के लिए आगे बढ़ा। कब? 1100। आप सुने होंगे 1191 आप पढ़ोगे कि तराइन का प्रथम युद्ध हुआ है। तराइन नाम सुने हो? तराइन, ये तराइन का प्रथम युद्ध था 1100। और ये तराइन का प्रथम युद्ध करने कौन आया? मोहम्मद। 1178 में पिटाया है, फिर से दोबारा आया, अपने आप को मजबूत करके आया। उस समय भारत में सबसे बड़ा जो साम्राज्य चल रहा था राजपूतों का चल रहा था, क्योंकि इतिहास में दो ही चीज देखने को मिलेगा। राजपूत जो थे
मराठा लोग थे जो भारत को बचा के रखे थे, नहीं तो कहीं आके लूट के लेके चला गया होता। मतलब जो बचा रहे थे, जो चीज़ों को, जो धन उन बचाया है, मराठाओं ने, राजपूतों ने, राजस्थान के लोगों ने बचाया हुआ है। ये सभी लोगों ने क्या बचाया? भारत के कुछ धन को बचाया है, अपने सीमाएं को रखने दिया है, अपने चीज़ों को बचा के रखा। नहीं तो कब का अंग्रेज लूटता, कब का ये सब आक्रमण लेके काफ़ी लेके खड़े होते। तो एक नाम आता है पृथ्वीराज चौहान, आप लोग नाम सुने होंगे। एक बहादुर राजा, दिल्ली में इनका साम्राज्य चल रहा था, पृथ्वीराज चौहान। इनका एक प्रमुख सेनापति था जिसका नाम है चंद्रबरदाई। क्या नाम है? जैसे एक ना जो राजा होता था, एक अपना एकदम पर्सनल असिस्टेंट रखता था, एकदम करीब रह के उसके बारे में पूरा चीज़ों को बताए, क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है, और सबसे करीब उनकी जानकारी रखता था। तो चंद्रबरदाई, उस समय मोहम्मद गौरी कहाँ पहुंच रहा? दिल्ली। ये तराइन का प्रथम युद्ध है, ध्यान रखिएगा। 1191 में कौन सा युद्ध है? तराइन का प्रथम युद्ध है। मैं यहाँ पर इसको इरेज करके तीसरा अच्छे से लिखो। देखो यहाँ तक तो लिख ही लिए होगे, दूसरा तक, तीसरा देखो। मैं इसको दोबारा लिख दे रहा हूं। जो तीसरा है, तीसरा आक्रमणकारी जिसका नाम है मोहम्मद गौरी, कहां से आया? अफगानिस्तान। ये कैसा आक्रमणकारी? तुर्क आक्रमणकारी था। कब आया? पहला आया हुआ था 1175। पहला कब आया? 1175 एडी में। दूसरा जो आया 1178 एडी में। और जब आया तो ये किससे? वर्सेस भीम द्वितीय से। मार खाया कौन? मोहम्मद। और जीता कौन? हैं? मोहम्मद गौरी। क्या खाया? मार खाया, पिटाया। फिर आ रहा है ये कब? 1191 एडी। और इसी को क्या बोलते हैं? और किससे लड़ाई होगा? पृथ्वीराज चौहान। ये भारत के अंदर दिल्ली ना। अब यहां समझने का प्रयास करना। 1191 में जो आए, इसी युद्ध को बोलते हैं तराइन का प्रथम युद्ध। देखिए यहां पर ध्यान दीजिएगा। 1191 में मोहम्मद गौरी आया। कहां आ रहा है? दिल्ली। किससे अब होगा? आमना सामना तो नहीं से होने वाला है। पृथ्वीराज चौहान। तराइन एक जगह है, ये भी ध्यान रखिएगा, हरियाणा में। कहाँ पर जगह है जी ये? आप जितना भी बड़ा युद्ध देखिएगा ना, कहाँ मिलेगा? महाभारत के युद्ध कहाँ पर? कुरुक्षेत्र। पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत कहाँ है? हरियाणा में। तराइन कहाँ है? हरियाणा। रीजन ऐसा क्यों हो रहा है हरियाणा में ही युद्ध? जगह पूरा एकदम खाली है। और जहाँ पर बहुत ज़्यादा जगह ऐसे बना होगा, कुछ स्मारक, कुछ चीज़ें बना होगा, तो अच्छी से लड़ाई। और पहले इतिहासकारों ने जितनी भी लड़ाई लड़ी, बहुत ईमानदारी से लड़ाई लड़ी है। उसमें यही ईमानदारी था, चाहे पक्ष की बात हो, चाहे कभी पीछे से वार कोई नहीं किया। इन लोगों में ये था, कभी ये लोग पीछे से वार नहीं कर रहा था। 1191 एडी में आया कौन? मोहम्मद गौरी। जब सेना लेके आया, पृथ्वीराज चौहान से आमना सामना हुआ कि दोबारा ये पिटा रहा है। कौन पिटाया? मोहम्मद गौरी दोबारा पिटा रहा है पृथ्वीराज चौहान से। क्योंकि पृथ्वीराज चौहान बहुत ज़्यादा योग्य शासक थे, बहुत एक मजबूती के साथ, बहुत उनके पास सेना, बहुत सी चीज़ें थी उनके पास। इसलिए यहाँ पर मोहम्मद गौरी बहुत ज़्यादा पिटाया। मारा नहीं जा रहा है, पिटाया। इस युद्ध में किसकी हार हो रही है? तराइन के प्रथम युद्ध में किसकी हार हुई? मोहम्मद। किसकी जीत हुई? कौन जीत रहा है जी? पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज
जब पृथ्वीराज चौहान इस युद्ध को जीते, जब एक तुर्क आक्रमणकारी को भगाएं और उसको मारे, तब जाके एक जश्न का माहौल बना। कहाँ? दिल्ली में। तो सब छोटे छोटे राजाओं को बुलाएं अपने यहाँ, अपने दरबार में, कि हम लोगों ने एक तुर्क आक्रमणकारी के राजा को मार के भगाया। उस खुशी में एक जश्न की पार्टी रखी गई और सब छोटे छोटे, मतलब भारत में छोटे छोटे राजाएं बुलाया गया। और पृथ्वीराज चौहान एक बड़े राजा, पूरे भारत में एक बड़े राजा देखने को मिल रहे थे। राजपूतों का शासन था। तो आगे जाके देखोगे तो एक जश्न का माहौल बना, सब छोटे राजा को बुलाए। तो एक कन्नौज जो है यूपी में, वहाँ का एक राजा जिसका नाम है जयचंद। क्या नाम है? तो जयचंद था। जयचंद कहाँ से? यूपी के कन्नौज से आ रहा है जयचंद। इनकी बेटी थी जिनका नाम था संयोगिता। संयोगिता, शायद इसके बारे में कहानी बताए होंगे। बताए या नहीं? नहीं बताया तो सुनो। तो उस पार्टी में, उस जश्न के माहौल में एक राजा आया था कन्नौज यानी यूपी से, जिनका नाम था जयचंद। अपने बेटी को भी लेके आया था जिसका नाम है संयोगिता। उस पार्टी में जब पृथ्वीराज चौहान का नज़र पड़ता है किस पे? तो बड़ा बढ़िया दिखती थी, सुंदर थी। तो पृथ्वीराज चौहान इनको पसंद करने लगे उस समय ही। तो किसको पसंद कर रहे हैं? संयोगिता को। और लगभग ये संयोगिता भी पृथ्वीराज चौहान को पसंद करने लगे। बात ऐसे चलने लगा और जयचंद को पता नहीं चला। अब भाई वहाँ पर गए लोग, तो कई बार होता है ना, वहाँ पर पहुँचे तो पृथ्वीराज चौहान के किससे नजर पड़ रहा है? संयोगिता। और संयोगिता भी देख के आमने सामने में पसंद की। तब पृथ्वीराज चौहान अपने मुख्य जो सेनापति थे, जिनका नाम था चंद्रबरदाई। क्या नाम था? चंद्रबरदाई। पता है ये सभी बातें कहाँ लिखा गया है? पृथ्वीराज रासो एक किताब है। पृथ्वीराज रासो, क्या बोलेंगे? पृथ्वीराज रासो करके एक किताब है, चंद्रबरदाई ने लिखा हुआ है। और पूरा पृथ्वीराज चौहान की जीवनी के बारे, कहानी के बारे में, कैसे कैसे वो आगे बढ़े। अब चंद्रबरदाई से पृथ्वीराज चौहान कहते हैं भाई ये कौन है और कहाँ से आई हैं? तो ये कह रहा है कि जो जयचंद आया है ना, इसी जयचंद की बेटी है, कन्नौज से आई है। तो जब माहौल खत्म हुआ पार्टी का, तो इस पर चर्चा किए। कौन? पृथ्वीराज। कुंडली निकलवाया, कहा कि यहाँ की है। तो कहा कि एक पत्र लिखो। पहले यही चल रहा था, पत्र का चल रहा था, पत्र लिखो। और पत्र लिखा और अपने चंद्रबरदाई यानी सेनापति के द्वारा किसको भिजवा दिया है? किसको भिजवाया? और जयचंद को कह रहा है कि आपकी बेटी मुझे पसंद है और मुझे उनसे विवाह करना है, ऐसा करके बोला जयचंद। तो जयचंद कह रहा है, मतलब इसको मान भी जाना चाहिए क्योंकि बहुत बड़ा राजा था। जयचंद कह रहा है कि भाई मैं आपके साथ अपने बेटी की शादी नहीं कर सकता हूँ, मैं आपकी बेटी को नहीं दे सकता हूँ। तो पृथ्वीराज चौहान को हुआ क्या? अंदर में गुस्सा। अब यही डर से जयचंद क्या कर रहा है? जयचंद क्या कर रहा है अब? तो जयचंद कह रहा है कि अपनी बेटी की अब शादी करवाएंगे किसी और से, पृथ्वीराज चौहान से नहीं। और पहले जो शादी होती थी वो एक स्वयंवर रचाता था। स्वयंवर जानते हो? स्वयंवर, स्वयंवर, स्वयंवर मतलब क्या हुआ? जितने भी आसपास के राजाओं को बुलाना है, पूरे एक कतार में खड़ा करना है लाइन में, और उधर से लड़की आएगी, हर राजा को देखेगी, उसकी योग्यता या उसको पसंद करने के लिए जो पसंद होगा उस पसंद को बताएगी और उसके पिता उससे शादी कर देंगे। मतलब पहले ऐसे विवाह होता था। पहले राजा रानी में कुछ ऐसे, पहले आज ना ऐसे हो रहा है कि 4-10 आदमी जा रहा घरे, लड़की को देख रहा है, कह रहा है कि पढ़ लो, हाँ तो भाई बताओ। आजकल पूछ दे रहा है, देखने वाला भी पूछ रहा है कितना तक पढ़ी हो? इतना तक, भाई बता दो। मतलब वो तक नहीं छोड़ रहा लोग। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसलिए झूठ उठ चलेगा तो लोग जाता है, 4 गो बदमाश जाता है इधर उधर। पता है लड़कियां एकदम वो हो जाती हैं, कई बार लोग हो जाता, हमने देखा है। एक लड़का गया था देखने के लिए अपना ही,
तो जब वो लड़की वाला आया तब पूछा कि बच्चा नाम क्या है, तो इतना वो मतलब नर्वस था, तो उसका नाम पूछा तो गांव का नाम बताया है। सोचो मतलब कई बार नहीं होता, नया आदमी आए और भाई लड़का देखने आया था, उसको लड़की लोग आया था, पूछा बच्चा तार नाम क्या है, तो गांव का नाम बता रहा है। फिर पूछा नाम क्या है, तो फिर गांव का नाम बताया। तो बगले वाला रहता है उसका अरे भैया गांव का नहीं, तू अपन नाम बताओ। अच्छा तो हाई नाम है, समझा रहा है। ऐसा नहीं कि कम सुन रहा था, मतलब कई बार इंसान नर्वस होता है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ऐसा भी देखने को मिलता है। तो आज के विवाह के जैसा कल नहीं था, वैसा पहले नहीं, स्वयंवर रचा रहा है। और उस स्वयंवर में क्या कर रहा है, पूरे राजा को एक कतार में खड़ा कर दे रहा है। अब वहां से रानी आएगी, अब देखेगी, और राजा भाई अपना योग्यता दिखा रहा है, कोई तलवार दिखा रहा है, कोई अपना डोले सोले दिखा रहा है। भाई पसंद करे ना संयोगिता, क्योंकि विवाह करना है। तो संयोगिता को तो पहले पसंद आ ही गया था, तो कह रही है ना, अरे भाई कोई में कहेगी ना ही ना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बट इससे पहले वो पहले सज ही रही थी, यहां तक आई नहीं थी। तब पता चला किसको, पृथ्वीराज, कि जयचंद स्वयंवर रचाया है और हर राजा को इनवाइट किया है, लेकिन किसको इनवाइट नहीं किया है, बड़ा गलत किया है भाई। तो अब पृथ्वीराज चौहान को पता चला, कहा चंद्र बरदाई तुम हजारों सेना को तैयार करो, अब चला जाए। जब बात से नहीं मान रहा है तो अब कुछ तरीका अलग किया जाए। तो लेके गया सेना और सीधे इस राजा से ना बात करके, जयचंद से बात ना करके, एकदम रानी के घर में एंट्री कर रहा है। कौन? और कहता है अब चल फगुनिया, अब हम लोग चलते हैं सीधा। अब कोई नहीं भाई, तू जयचंद रहा। अब उसको लिया, अब वो तैयार। अरे पसंद भी तो करते थे, संयोगिता पहले से पसंद भी तो करे किसको, और ये इनको पसंद कर रहे हैं। तो लिया, घोड़े पे बैठाया और जयचंद के सामने उस हजारों जो भी लोग थे राजा, उनके सामने उठाया लेके। अब सोचो जयचंद की कितना मतलब स्वाभिमान की बात है कि इसका कितना इंसल्ट हुआ, कितना बदनामी हुई, क्योंकि अकेले होता तो कोई बात नहीं, पूरा क्या बुला ले है। अब राजवा सौजौन आ रहा, सब कोस के जा रहा है। जब आपको यही करवाना था तो बुलाए कहाँ थे, आपको समझ में नहीं आता है, हमारे पास समय नहीं है, ये वो फला निकाल, सब अपन अपन बोल के। अब जयचंद अपने आप में पूरा एकदम अग्रेसिव हुआ, गुस्सा हुआ, कह रहा इसकी बदला तो लिया जाएगा। तो भाई उतना योग्य था नहीं है कि सीधा सीधा लड़ सकता है, क्योंकि ये पूरे भारत में एक योग्य राजा, कौन, पृथ्वीराज। तो इतिहास खोल के ये देखता है तो 1191 में कहता है कि पिछले वर्ष ही एक व्यक्ति आया था जो अफगानिस्तान से, जिसका नाम था मोहम्मद गौरी, और पृथ्वीराज चौहान से लड़ाई हुई थी, वो हार के गया था। क्यों नहीं फिर से उसको दोबारा बुलाया जाए। कौन कह रहा है ये सब बातें? जयचंद। इसके मन में ये सब चीज़ें चल रहा है, बदला तो लेना है पृथ्वीराज चौहान से, क्योंकि उसकी स्वाभिमान को गिराया है, स्वाभिमान का मतलब खेल हुआ वहां पर। तो अब पत्र लिखता है जयचंद किसको, अब किसको लिखेगा, मतलब जब जब ऐसी चीजें आती है, जब जब भारत नीचे की ओर झुका है, झुकने का मेन कारण अपने भारत के अंदर का ही लोग अपने आप से ही दुश्मनी किए हुए। तो जयचंद अब किसको बुला रहा है, मोहम्मद, और मोहम्मद गौरी आएगा। बट पहले तो मना करता है, कहता है ना, बड़ा मार मारता है भारत वाला, क्योंकि भीम द्वितीय मरले है। पृथ्वीराज अब वो नाम लेगा, नहीं ले रहा है, बिल्कुल नहीं ले रहा है। तो कह रहा है आइए ना, अब तो हम हैं आपके साथ में। आपको उस समय पृथ्वीराज चौहान की कमजोरी पता ही नहीं था, अब हम बताएंगे कि उसकी सेना कितनी है, उसके पास क्या क्या शस्त्र बल है, क्या क्या उसके पास है, कहां से हम लोग को युद्ध करना है, पूरा चीज कह रहा है जयचंद, हम आपके सपोर्ट में, आप आइए। कह रहा ना, फिर भी नहीं आएंगे, बहुत मार मार रहा है वहां पर लोग। तो कैसे कैसे उसको कंप्रोमाइज करके मनाया मोहम्मद गौरी को, और मोहम्मद गौरी फिर आता है 1192 में। कब आएगा, यहाँ तक आप लोग को समझ में आ रहा है कहानी तक?
तो अब 1192 में फिर से कौन आएगा जी? अब 1192 में मोहम्मद गौरी आएगा। मोहम्मद, सुनिएगा, और इसे तराइन का द्वितीय युद्ध कहा जाता है। तराइन का द्वितीय युद्ध। तराइन का कौन सा युद्ध कहता है इसको? द्वितीय युद्ध। ये आया, आने से पहले पत्र लिखा पृथ्वीराज चौहान को, कह रहा है पृथ्वीराज चौहान को पत्र में कि मैं फिर से आपसे युद्ध करने के लिए आ रहा हूँ। पृथ्वीराज चौहान कहता ठीक है आ जाओ, जब एक बार पिटा ले तो दोबारा पिटा जाना, क्या दिक्कत है? तो कहा कि ठीक है आ जाओ, और आने के लिए तैयार कर रहा है लोग। तो लोग जब युद्ध लड़ने के लिए होता था तो इधर से भी पत्र होता था। देखिए युद्ध कैसे होता था, किसी को लड़ाई करना है दूसरे वाले दो राजा बीच में, तो इधर से एक पत्र लिखा जाएगा, इधर राजा से, पार्टी ए से पत्र लिख के अपना देगा, और दूसरा वाले पे कहेगा अपना पत्र लिख के देगा। एक जगह का चयनित होता था कि इस जगह पे लड़ाई, जगह का चयनित के साथ साथ ये भी कह रहा है कि ये समय को भी कर इस तारीख को आना है। मतलब ऐसे युद्ध होता था, ऐसे नहीं कि जब मन कब तब वो लोग आ गया उधर से तैयार है, नहीं। पहले का युद्ध बड़ा ईमानदारी से होते थे, भले ही पिटा जा रहा दोबारा वो हजार वाला की बात है, लेकिन दोबारा हिम्मत की बात है ना उसका। अरे 2 बार पिटाना, तीसरे बार आ जाना, उतना हिम्मत जुटाना तब आ रहा है वो। तो देखो यहाँ पर कि पहला पत्र लिख रहा है, फिर इधर से भी पत्र लिखेगा, तो कहेगा ठीक है इस जगह को इस समय को तय किया जाए। तो तराइन का जगह चूज किया गया और जगह को भी चूज कर लिया गया। वहाँ पर लोग पहुँचा, कह रहा तुम अपना सेना पूरा लेके आना, तुम्हारे पास जितना भी तोपें हैं, जितना भी औजार सब लेके आना, वो भी लेके आएगा, और देख लिया जाएगा किसमें कितना बल है। और यहाँ तो मिला हुआ था कौन? जयचंद। जो बात किसको पता नहीं है? पृथ्वीराज चौहान को बिल्कुल भी पता नहीं। और इनकी बेटी भी किसके पास है? सोचो, मतलब अपने दमादे को मरवा रहा है है कि नहीं? अरे बेटी लेके दमाद तो हुआ ना, तो अपने दमाद को कह रहा है कि दमाद से मतलब ना है। पहले गया क्या? स्वाभिमान। स्वाभिमान से खिलवाड़ नहीं, हर चीज़ मतलब मंजूर है। किससे मंजूर नहीं है? स्वाभिमान से कोई कंप्रोमाइजिंग नहीं होना चाहिए। अब आया कौन? मोहम्मद गौरी, और यहाँ से पृथ्वीराज चौहान। तो हर चीज का पता चल चुका हुआ था मोहम्मद गौरी का क्या कमजोरी है इस पृथ्वीराज चौहान का, हर कमजोरी को बता दिया है जयचंद। तो फिर से आमने सामने हुआ, और इस बार भी पृथ्वीराज चौहान मार रहा था, लेकिन कुछ ऐसी चीजें होने के बाद, कुछ उनकी वीकनेस पता चलने के बाद और जयचंद के हाथ आने के बाद पृथ्वीराज चौहान की हार हो गई। किसकी हार हुई? पृथ्वीराज चौहान इस युद्ध में हार गए। ध्यान दीजिएगा कि तराइन के द्वितीय युद्ध में, दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान का क्या हुआ? यहां से जीता कौन? मोहम्मद। कौन हारा? क्यों हार गए? क्योंकि जयचंद मिल गया था। समझ में आ रहा है? अब मोहम्मद गौरी जीता। अब पूरे साम्राज्य दिल्ली किसका होगा? मोहम्मद गौरी का। मोहम्मद गौरी का। अब यहाँ पर एक टर्निंग पॉइंट आता है मोहम्मद गौरी का। सुनना, मोहम्मद गौरी एक गौर साम्राज्य का राजा पहले से ही रहता है और यहाँ पर दिल्ली भी जीत लेता है। अब यहाँ इसको जीता, हराया, इसको कैदी बनाया और लेके कहाँ चला गया इसको? अफगानिस्तान। अब हारा ना ये, इसको कैदी बनाया कहाँ लेके चला गया? अब कह रहा है कि हम अफगानिस्तान चले जाएंगे। मोहम्मद गौरी कह रहा है हम अफगानिस्तान चले जाएंगे तो इस दिल्ली पे राज कौन करेगा जो हम लोगों ने अभी अभी जीता? क्योंकि पृथ्वीराज चौहान जो दिल्ली का पूरा राजा हुआ करते थे और ये हारे तो उस साम्राज्य किसका होगा? अरे जयचंद तो खाली दिखावे का, वो तो कह ही नहीं सकता कि हम लेंगे, उसके पास उतना सेना है ही नहीं है। योग्य होता तो सीधा आमने सामने लड़ चुका होता, योग्य ना था, यही कारण किसको बुला रहा है? मोहम्मद गौरी को। तो यहाँ से जयचंद कुछ नहीं कहने वाला है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब यहाँ पृथ्वीराज चौहान को लेके गया बंदी बना के। अब वहाँ पर बहुत ज़्यादा जुल्म करता है पृथ्वीराज चौहान पे। ये सभी बातें किसमें मिलेगा? पृथ्वीराज रासो में किताब है, कभी ऐसे गूगल पे सर्च करोगे मिलेगा, हिंदी में एकदम पढ़ सकते हो इस कहानी को लेकर। तो यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान को ले गया कैदी बना के और उनके चंद्र बरदाई को भी ले गया।
और पता चलता है इनकी दोनों आंखों को वहां पर फोड़ दिया जाता है। किसका? पृथ्वीराज इतना जुल्म करता है। तो जब वो आंखों को फोड़ा तो वहां पर खेल एक होता है, ऐसे आप मूवी में देखे होंगे, कई बार पुराना मूवी देखोगे तो वहां पर देखने को मिलेगा खेल रचाया जाता है। जैसे एक मूवी है धर्मवीर, देखे हो? धर्मवीर की जोड़ी कभी नहीं टूटती है। दो ऐसे होते हैं, एक धर्मेंद्र, एक और हीरो होता है। तो देखना ऐसे, मतलब ऐसे कतार होते हैं, सर्कल ग्राउंड, और यहाँ पूरा सीट लगे रहते हैं, लोग दर्शक बैठे रहते हैं, और बीच में कुछ सेना अपना खेल दिखाते हैं, जिससे राजा भी खुश होता था और ये भी लोग भी देख के खुश होते थे। वैसे खेल रचा रहा था और पृथ्वीराज चौहान को वहीं पर रखा हुआ था। तो ऐसा कुछ खेल हो रहा था तीरबाजी का, तीर वगैरह निशाना लगाने का। तो पृथ्वीराज चौहान का जो सेनापति हैं उन्होंने कहा मोहम्मद गौरी से, तीरबाजी में तो मेरे आका भी बहुत आगे हैं, आप उनकी भी खेल सीख सकते हो। तो उन्होंने कहा कि आप सभी सेना को खुले आंखों में तीरबाजी करवा रहे हो, नहीं कर पा रहा है। हमारे जो आका हैं पृथ्वीराज चौहान, आंख ना रहने के बाद भी, अंधेरों में भी, मतलब ना दिखने के बाद भी वो तीरबाजी बहुत बेहतरीन लोगों से करेंगे। तो कह रहा है ऐसा है क्या? मोहम्मद गौरी का ऐसा है क्या? तो कह रहे बिल्कुल, आप देख के तो देखो। तो उनको तीर दिया गया और चिड़िया को ऐसे उड़ाया गया और उस चिड़िया को मारना था। तो यहाँ पर इनको गाइड करने वाला पृथ्वीराज चौहान को कौन था? पृथ्वीराज चंद्रबरदाई। तो चंद्रबरदाई एक कविता के दौरान 4 गज 2 गज करके एक कविता है और उनका कोड था, चंद्रबरदाई का कोड था कि ये एक लोकेशन बता रहे थे मोहम्मद गौरी कहाँ बैठा, क्योंकि उस तीर से किसको मारना है? मोहम्मद गौरी को, क्योंकि अंतिम इच्छा उनका यही था कि मोहम्मद गौरी को मार देना है। बात समझ में आ रहा है? तो चंद्रबरदाई एक लोकेशन दे रहे हैं, क्योंकि आंख तो फूट के दिख तो नहीं रहा है उनको एक कविता के दौरान बताया जा रहा है कि वो कहाँ पर बैठे हैं और कितना लेफ्ट में कितना राइट में। और ये राजा बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस योग्य राजा, तीरबाजी में पूरा जानता है, और ऐसा तीर चलाया कि सीधा मोहम्मद गौरी को, और वहाँ से मोहम्मद गौरी मारा गया। उसके बाद पृथ्वीराज चौहान को मार दिया। अब थोड़ी वो लोग मार दिया उसको, पृथ्वीराज चौहान को, लेकिन इन्होंने भी क्या किया? उसको अंततः मार दिया। एक ऐसी भी कहानी वहाँ पर पृथ्वीराज रासो में दिया गया। दूसरी तरह की भी कहानी एक दिया हुआ, अलग अलग किताबें मिलता है कि जब दिल्ली में आक्रमण करने आया होता तराइन का, उस समय भी पृथ्वीराज चौहान को मार दिया गया। एक पक्ष ये देखने को मिलता है, क्योंकि हिस्ट्री में 2-3 पक्ष देखने को मिल जाएगा। अब अलग अलग रिसोर्स किताब देखोगे ना, अलग अलग चीज़ें लिखा रहता है। तो एक में लिखा गया है पृथ्वीराज चौहान को कहाँ मार दिया गया है? दिल्ली में है। एक में लिखा गया है कि उनको बंदी बना के ले गया गया, और वो तीर ज़्यादा यही वाला मिलता है, आँख फोड़ दिया गया है, ये ज़्यादा तरह का रिसोर्स मिलता है। ये क्वेश्चन आता नहीं, बस कहानी के लिए बताएं कि आपको लंबे समय तक याद रहे। क्वेश्चन ये आएगा, डेट, कौन जीता, पहले में कौन जीता, दूसरे में कौन जीता, कब हुआ, कौन आया था, याद आ रहा है? तो यहाँ से अब एक बात हुई कि सर दिल्ली में कौन बैठेगा? तो मोहम्मद गौरी का एक गुलाम था, मोहम्मद गौरी का एक, क्योंकि गुलाम का मतलब ये नहीं कि नौकर होता था, नहीं, गुलाम शब्द का मतलब ये होता था कि उनके प्रमुख सेनापति। पहले के राजाओं का मतलब, गुलाम का मतलब होता था प्रमुख, और पहले अब राजा महाराजा में देखोगे गुलामों का क्या लगता था? मेला लगता था। गुलामों का क्या लगता था? मेला। लोग खरीद बिक्री होती थी, इतना पैसा दे रहे गुलाम खरीदाता था, और लोग ट्रेंड भी करता था और जाके बाज़ारों में बेचता भी था। जैसे कोई लोग है, कोई लड़का को उठाया, उसको 2 साल 5 साल 10 साल पूरा तलवारबाजी सिखाया, घुड़सवार सिखाया, और गुलाम के बाजार में राजा को बेच जाता था, ऐसे बेचा जाता था। तो इनका एक गुलाम था जिनका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। क्या नाम है? कुतुबुद्दीन ऐबक। क्या नाम है इनका? कुतुबुद्दीन ऐबक। तो गौरी का गुलाम कौन है? कुतुबुद्दीन। अच्छा, इसमें भी एक कहानी आता है। तो मोहम्मद गौरी की वो बेटी थी, ओकरे ही फंसा लिया था। कौन? कुतुबुद्दीन। मतलब हाँ, ये सुनने में आता है कहानी में, ऐसा करके मोहम्मद गौरी की क्या थी? बेटी। तो उसको क्या, मतलब कई बार गुलाम है तो उसके साथ में रहता होगा, घरे उरे जाता होगा, देख के पसंद कर लिया होगा। तो जब मोहम्मद गौरी को पता चला तो कहा कि भाई तू यहाँ हमारे से शादी कर लेगा बेटी से तो हमारी सम्मान को दिक्कतें होगी, और दिल्ली हमने जीता क्योंकि हम तो गौर साम्राज्य में रहेंगे, तुमको कहाँ रहना है? अब तुमको क्या संभालना है? दिल्ली।
तो यहाँ से कुतुबुद्दीन ऐबक गौरी के गुलाम को दिल्ली दे दिया गया और वो दिल्ली को आकर संभालता है, और यहाँ से दिल्ली सल्तनत चालू होगा। क्या चालू होगा? बात समझ में आई? दिल्ली सल्तनत। और यही दिल्ली सल्तनत आपको ध्यान होगा 1206 से लेके 1500, और आपको ये भी ध्यान होगा पहला वंश गुलाम वंश, पहला वंश, अरे 1206 से लेकर 1290 तक पहला वंश गुलाम। फिर तो पहला गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोदी, 5 गो वंश आया था। गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोदी। तो गुलाम वंश ही नाम इसलिए रखा क्योंकि ये कौन था? मोहम्मद गौरी का। बात समझ में? और यहाँ से क्या चालू हुआ? दिल्ली। अब दिल्ली सल्तनत 1206 से जब चालू होगा, अब यहाँ पर धीरे धीरे कौन आना स्टार्ट किया? मुस्लिम लोग, इस्लाम लोग। जब इस्लाम लोग आएगा तो इस्लाम का कल्चर अलग है, संस्कृति, अरे उनकी संस्कृति अलग है, पहनावा, ओढ़ावा, सब चीजें अलग है। तो धीरे धीरे वहां चीजें चेंज होगा, अरे ईरा चेंज होगा, बात चेंज होंगे, चीजें चेंज होंगे। तो जब चीजें जब चेंज हो जाती है उसी के बाद बोलते हैं नया ईरा आ गया, नया युग आ गया। अब प्राचीन से हम लोग किसमें एंट्री कर जाएंगे? मध्यकालीन में। समझ में आ रहा है? प्राचीन इससे पहले वाला था 1206 से लेकर 1526, और 1526 में एक लोदी, कौन सा वंश है? और सबसे अंतिम वंश आएगा, सबसे अंतिम राजा इब्राहिम लोदी, जिसका नाम क्या है? और उसी इब्राहिम लोदी को मारने आता है कौन? बाबर। कौन आता है? और जब बाबर मार देता है तो दिल्ली पर राजा कौन बनेगा? और बाबर का पूरा वंश आ जाएगा, उसी को गुलाम वंश कहते हैं। और फिर गुलाम वंश चलने लगेगा 1526 से लेके 1707, और 1707 अंतिम जो राजा था औरंगजेब, बहुत कट्टर औरंगजेब। तो यहाँ से दो ऐसे चलेंगे, एक दिल्ली सल्तनत, एक मुगल शासक। ये दोनों जो चले इसी को बोलते हैं मध्यकालीन इतिहास, मेडिएबल हिस्ट्री। क्या बोलते हैं इसको? मध्यकालीन इतिहास यानी मेडिएबल हिस्ट्री। क्या बोलते हैं इसको? मेडिएबल हिस्ट्री यानी मध्यकालीन इतिहास बोला जाता है। बात समझ में है यहाँ तक? तो यहाँ पर कल्चर ये लगातार चलने लगा कितने? इस समय तक। अब धीरे धीरे कौन आ रहा है? अंग्रेज। कौन आएगा? अंग्रेज। अब जब अंग्रेज एंट्री करेगा, अब धीरे धीरे कौन एंट्री करेगा जी? और ये अंग्रेज की कहानी आप लोग को पता है। पहले अपना कोठी खोलने आया था वास्को डी गामा, आपको याद आ रहा है? वो पहले आया, फिर धीरे धीरे और लोग अपना कंपनी लाया, अंग्रेज आया। अब अंग्रेज जब लोग आएगा तो अंग्रेज का कल्चर आएगा, अंग्रेज की बोलचाल होगी, अंग्रेज की पहनावा ओढ़ावा होगी। और जब तक अंग्रेज आ रहा है, और उस समय को ही बोलते हैं मॉडर्न। क्या बोलते हैं? आधुनिक। क्या बोलते हैं उसको? बात समझ में आ रहा है आप लोग को? तो लगभग या 1707 के बाद जो भी आएगा कौन सा आ जाएगा? इस प्रकार से आपका प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक चलते रहा। यहाँ से पता चला आप लोग को? अब आपको एक एक टॉपिक को उठाना पड़ेगा और ऐसे पढ़ना पड़ेगा। जैसे कुछ चीज़ें हम लिखवा देते हैं यहाँ पर आप लोग को। तो सबसे पहले हम लोग देखे थे, फिर से हम लोग अपना पहला आ जाते हैं कहाँ पर? पाषाण काल वाला में। और पूरा पाषाण काल में हम लोग देखते हैं। पहले पाषाण काल में लिखिए, जो बोल रहे हैं पाषाण काल लिख के दीजिए, लिखिए उसमें। पाषाण काल लिख के डैश दीजिए। इस समय के लोग को, जो बोल रहे उसको लिखिए। इस समय के लोग को आदि मानो, इस समय के लोग को आदि मानो कहते हैं। इस समय के लोग को आदि मानो कहते हैं, जिसका जीवन जीने का एकमात्र उद्देश्य, जिसका जीवन जीने का एकमात्र उद्देश्य पेट भरना था, जिसका जीवन जीने का एकमात्र उद्देश्य पेट भरना था,
जिसे खाना बदोश भी कहते हैं। खाना बदोश को एक एक कॉमा दे के ऊपर में करके ब्रैकेट में रखिएगा ना, जिसे खाना बदोश भी कहते हैं। पैराग्राफ चेंज करके लिख सकते हैं, यह आदि मानव जंगली जानवरों को शिकार करके अपने पेट भरते थे। जंगली जानवरों को शिकार करके अपने पेट भरते थे, अपने पेट भरते थे। तो आपने जो ऐसे पाषाण काल लिखा, ऐसे लिखा ना, ऐसे करके यहाँ पीरियड दे देना उसका काल। लाख ईसापुर से लेके अगला लिखिएगा पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल। इस पे आगे आप लिखिएगा इसका जो पीरियड है 25 लाख BC से लेके 1 लाख ना BC तक। तो ये सभी चीजें हम लोग किसके रेफरेंस में देख रहे हैं? बिहार। लिखिए पूरा पाषाण काल में इस समय के मानव को भी आदि मानव कहा जाता था। जिसमें पत्थरों का औजार बना के जानवरों का शिकार करते थे। पत्थरों का औजार बना के जानवरों का शिकार करते थे। पत्थरों का औजार बना के जानवरों का शिकार करते थे। हो गया। इसी में अगला पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा, कुछ महत्वपूर्ण पत्थरों का औजार। तो पहला आप लिखना कुल्हाड़ी, दूसरा लिखना खुरपी, तीसरा लिखना चाकू और ETC कर देना। ऐसे और भी हैं, बस ध्यान 3 को आप रखना है, कुल्हाड़ी, खुरपी, चाकू। पैराग्राफ चेंज करके लिखना, पूरा पाषाण काल का साक्ष्य, पूरा पाषाण काल का बिहार में साक्ष्य। पूरा पाषाण काल का बिहार में साक्ष्य, लिख के डैश देना है। इसका साक्ष्य दक्षिणी बिहार से देखने को मिलता है। इसका साक्ष्य दक्षिणी बिहार से देखने को मिलता है। जैसे पैराग्राफ चेंज कर, जैसे गया के जेठियन पहाड़ी, ऐसा लिखना है, जेठियन पहाड़ी लिखे ब्रैकेट में गया जी, ऐसे गया ही लिखेंगे या गया जी, कोई दिक्कत नहीं। जेठियन पहाड़ी गया जी का हो गया। दूसरा कहेंगे भीम बांध, भीम बांध कहां पर? मुंगेर। नेक्स्ट देखा जाए नालंदा, नालंदा
जेठियन पहाड़ी, गया जी के जेठियन पहाड़ी, मुंगेर का भीम, नालंदा में साक्ष्य देखने को मिला है। बस इतना आपको पूरा पाषाण में ध्यान देना है। क्लियर हुआ? अगला लिखना है मध्य पाषाण काल। अच्छा, एक लाइन और लिख सकते थे इसमें, इस लिखवाएं कि नहीं? पूरा पाषाण काल में, पूरा पाषाण काल में पत्थरों का ही औजार इस्तेमाल किया जाता था। लिखे हो कि नहीं लाइन? नहीं लिखे हो तो लिख लो ना, एक लाइन उसमें कहीं डाल दो। इस समय सिर्फ पत्थरों का औजार बनाया जाता था। इस समय सिर्फ पत्थरों का औजार बनाया जाता था। अगला दूसरा लिखना है मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल कब से कब तक होगा इसका? 1,00,000 BC से लेकर 10,000, लिखिए इसमें। इस समय के लोग को भी आदि मानव कहते हैं। इस समय के लोग को भी आदि मानव कहते हैं। जिसमें अत्यधिक पत्थरों का औजार देखने को मिलता है। जिसमें अत्यधिक पत्थरों का औजार देखने को मिलता है। जिसमें अत्यधिक पत्थरों का औजार देखने को मिलता है। लिखो साक्ष्य, इसका साक्ष्य ऐसे लिखो ना, मध्य पाषाण काल का बिहार में साक्ष्य। मध्य पाषाण काल का बिहार में साक्ष्य। एक ही जगह मुंगेर, मुंगेर, मुंगेर हो गया। तीसरा लिखो नौ पाषाण काल कब से कब तक होगा जी? 10,000 BC से लेकर 3,000 BC तक हो जाएगा ना। इस समय के लोग को भी आदि मानव कहते हैं, कहते थे। इस समय के लोग को भी आदि मानव कहते थे। पैराग्राफ चेंज करो। इस पाषाण काल में, इस पाषाण काल में पत्थरों के साथ अस्थियों का भी औजार देखने को मिलता है। अस्थि के बगल में लिख लीजिएगा हड्डी। पत्थरों के साथ अस्थियों का भी औजार देखने को मिलता है। पत्थरों के साथ अस्थियों का औजार देखने को मिलता है। अस्थियों का औजार देखने को हो गया। लेकिन नौ पाषाण काल का बिहार में साक्ष्य, नौ पाषाण काल का बिहार में साक्ष्य। एक लाइन इसमें लिख लेंगे तो आपको याद रहेगा। केवल इस पाषाण काल में हड्डियों का
औजार देखने को मिलता है। केवल इसी पाषाण काल में हड्डियों का औजार का साक्ष्य देखने को मिलता है। हाँ, हो गया। इसमें लिखिएगा साक्ष्य। तो सारण के चिरांद में, चिरांद जो कि सारण, दूसरा देखा जाए वैशाली के चेचर में, तीसरा देखा जाए रोहतास के सेनुवार में, सेनुवार बोलते हैं ना इसको, रोहतास। अगला देखिएगा गया जी के ताराडी में, एक लिखिएगा झारखंड के हजारीबाग में, झारखंड के हजारीबाग में। ये कुछ जगहें हैं जहां से नवपाषाण काल का साक्ष्य देखने को मिलता है। तो ये आपका क्या खत्म हो गया, स्टोन एज, जो किसके रेफरेंस में, बिहार हिस्ट्री के रेफरेंस में। इसको नेक्स्ट डे आप याद करके बढ़िया से पढ़ के जाए। उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे जो है सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में देखेंगे। आई होप कि आपको भी ये चीज़ें समझ में आया होगा। कल हम लोग इसके आगे मिलेंगे, तब तक के लिए इसको समाप्त करते हैं। जय हिंद।